चलो हमने देखिए स्टार्ट कर पेज नंबर 590 है आपके मॉड्यूल में। नेक्स्ट टॉपिक हम जो अप्रोचेस देख रहे थे उसमें वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच ये सब से बात करेंगे। अब जो थर्ड अप्रोच है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग और नेट इनकम अप्रोच तो थोड़ा अनरियलिस्टिक चीजें हैं। वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है चीजों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे थे यार डेट का क्या मिक्स है, इक्विटी का क्या मिक्स है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है सब ये। अब यहाँ पे इस अप्रोच में क्या बोल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि डेट इक्विटी का ना एक ऑप्टिमम मिक्स होना जरूरी है जिससे आपका WACC मिनिमम रहे। डेट और इक्विटी का एक ऐसा रेशियो सेट करो जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब इसमें ये है कि अगर डेट और इक्विटी का रेशियो आपने वहां से चेंज किया, कुछ छेड़छाड़ की, डेट बढ़ा दिया या कुछ बढ़ा दिया, तो WACC बढ़ना शुरू होता है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे तो वो ऑप्टिमम बन जाता है, उसमें WACC सबसे लोएस्ट होता है। उसके इधर उधर कहीं भी गए मतलब डेट बढ़ाया या इक्विटी बढ़ाया तो ओवरऑल कॉस्ट के वो बढ़ जाएगी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता है। और ये चीज अगर ग्राफ के फॉर्म में समझ आती है तो डायरेक्टली पेज नंबर 591 पे आप देख सकते हैं। जो ग्राफ दे रखा है उसमें उन्होंने कंपेरिजन बताया था, डेट, इक्विटी, WACC, इनका तीनों कंपेरिजन बताया हुआ है। वो ग्राफ देखो तो एक सेंटर पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे उन्होंने बोला दिस इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी, जो सेंटर वाला पॉइंट है। तो वो जो ऑप्टिमम लेवल बताया ना तीनों तीनों चीज जाती है। एक आपका KE वाला पार्ट है तो इस तरीके से होता है। एक बीच में WACC है और एक तीसरा जो है KD। इस तरीके से जा रहा है। बोला डेट और इक्विटी आप कितना लेते हो। एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। और फिर अगर आप cost of capital आपका बढ़ जाएगा। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच आपको सिर्फ थियरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इन्होंने ऐसा कोई फॉर्मूला की बात नहीं की, एक कंसेप्ट बताने की कोशिश की। अब ये चीज अपने को लैंग्वेज से रिलेट करनी है तो आप थियरी भी देख सकते हैं। तो चीजें एक बार लैंग्वेज के साथ रिलेट कर आई कंसेप्ट की शॉर्ट नोट आती है तो आपके माइंड में रहेगा तो उसको कैसे अप्रोच करना है। लैंग्वेज देखो द NI and the NOI approach, net income, net operating income approach, hold extreme view on the relationship between the leverage, cost of capital, and value of loan. In practical situations, both these approaches seem to be unrealistic. The traditional view takes a compromising view between the two and incorporates the basic philosophy of both. The traditional approach to capital structure suggests that there exists an optimal debt to equity ratio where the overall cost of capital is the minimum and market value of the firm is the maximum. On the either side of this point, changes in the financing mix can bring positive change to the value of the firm. Before this point, the marginal cost of debt is less than the cost of equity, and after this point, vice versa. इस पॉइंट की बात करते हैं जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं।
The traditional approach advocates that there is a right combination of equity and debt in the capital structure. ये इनका argument है कि एक right combination होता है at which the market form is maximum. क्योंकि देखो जितना आपका डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन होगा उतना WACC कम होगा, जैसे इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जितना कॉस्ट कम होगा उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी. तो जिस पॉइंट पे WACC लोएस्ट जाएगा उस पॉइंट पे आपका वैल्यूएशन ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हो जाएगी. ये समझाने की कोशिश करें. फिर आगे, as per this approach, debt should exist in the capital structure only up to a specific point, beyond which any increase in the leverage का मतलब अभी debt समझ लो, would result in the reduction in the value of firm. मतलब एक point तक debt ठीक है, लेकिन अगर एक point से ज़्यादा debt component बढ़ना शुरू हो गया, तो आपकी firm की value बढ़ेगी नहीं, कम होनी start होगी. तो आगे अभी हम leverage के topic में बात करेंगे, clarity आएगी. It means that there exists an optimum value of debt to equity ratio at which the WACC is the lowest. And the market value of the firm is the highest. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जितना कॉस्ट कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी. कम कम कॉस्ट पे फंडिंग उठा के बिजनेस करोगे तो बिजनेस की वैल्यूएशन मेंटली भी तो बढ़ेगी कि यार हम तो बहुत सस्ते रेट पे पैसा उठा के लाए जिस पे हम बिजनेस कर रहे हैं. बाकी कंपनीज की कॉस्ट ज्यादा है, तो जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसके खर्चे ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होगा तो वैल्यू कम होगी. मेरी WACC मिनिमम है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट दे पा रहा हूँ, मेरी फर्म की वैल्यूएशन अपने बढ़ रही है. सिंपल सा रीजन. Once the firm crosses the optimum value of debt to equity ratio, the cost of equity rises to give a detrimental effect to the WACC. Above the threshold, the WACC increases and market value of the firm starts downward movement. Same बात है. जैसे जैसे WACC बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक लिमिट से आगे जाके कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा. ये जब इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जाएगा तो वैल्यूएशन डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जाएगी, रिवर्स. ठीक, आगे assumptions क्या दिए हैं यहाँ पे. अब वो थियरी वाला पार्ट हो गया. पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देन आफ्टर विद एन इंक्रीज इन द लेवरेज इट इंक्रीजेस. पूरा जो इंटरेस्ट रेट है एक पॉइंट तक उतना ही रहता है, एक पॉइंट के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है. तो आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस ग्रेजुअली आफ्टर दैट द इक्विटी शेयरहोल्डर्स स्टार्ट परसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क and then from the optimal point the expected rate increases speedily. ये जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है ना, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी ऊपर जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट भी ऊपर जाती है. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉइंट तक ना इंटरेस्ट कॉस्ट एक रेंज में रहता है, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है. सेम गोज विद इक्विटी इन्वेस्टर उसी रेंज में चलते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना आप उधार ज्यादा लेना शुरू करोगे लेना करेगा. ये बात अपनी हुई थी. और जब वो बढ़ेगा तो रिटर्न ज्यादा बहुत ज्यादा डेट मांगोगे ना, तो जो डेट दे रहा है ना उसका भी लालच बढ़ेगा. यार मैं अब अच्छा तो कितनी वाला जब बढ़ना शुरू हो जाए तो आपका ऊपर जाएगा, स्टार्ट होगा, वैल्यू ऑफ नीचे जाएगा. तो ये ग्राफ का इंडेक्स है. ट्रेडिशनल अप्रोच आपको ये बताता है, इसमें गिनना नहीं है, इसमें समझना है कि क्या हो गया. नंबर्स में दे रहा हूँ लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट वर्क करता है. ये चीज कंपनी में दिखती है. तीसरा बोला, थर्ड पॉइंट वही बता रहे हैं. रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द WACC फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस. वो तो होने वाला है, मैंने नीचे की तरफ जाए पढ़ना शुरू करते हैं. यहाँ से मिनिमम तक जाना है, उसके ऊपर उसको जाने नहीं, वो आइडियल फिक्स ढूंढना पड़ेगा. वैसी बात होती है. अब ये तो चलो इन्होंने कंसेप्चुअली समझा दिया, इससे ऊपर इसमें कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा बोल रहे. इसके बाद एक अप्रोच है MM थियरी, लेकिन MM थियरी आज का टॉपिक नहीं है, थोड़ा उसको बाद में करवाने वाला, तो इसको भी पीछे रखेंगे. MM थियरी को स्किप करके आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक पर. 595 पेज पे है, दैट इज EBIT एंड EPS एनालिसिस. EBIT और EPS एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझने की ट्राई करते हैं ये लोग एग्जैक्टली यहाँ पे कर क्या है. अब EBIT एग्जैक्टली है क्या, हम उसमें बात कर चुके. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाना बाकी है, टैक्स पे करना बाकी है, उससे पहले जो इनकम हाथ में आई है उसको EPS बोली, सॉरी EBIT बोली. EPS उसके बाद का टर्म है. EPS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेगी. उसके बाद जो बचेगा दैट इज फॉर इक्विटी शेयर. अगर कैश फ्लो के हिसाब से कोई बात करें तो रिकॉर्ड कर लिया.
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मैंने पहले भी सॉल्व किया होगा। इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट हम पहले निकाल क्या कर सकते बिफोर टैक्स, इसमें से हम क्या करेंगे जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ दिस बिलोंग्स टू द शेयर इक्विटी, और इसमें से ईपीएस चाहिए तो क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इससे जो आता है पर शेयर अर्निंग ये आपकी टोटल अर्निंग है, इट बिलोंग्स टू ऑल द इक्विटी शेयरहोल्डर्स, और ये पर शेयर अर्निंग पर शेयर थोड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन। अब ये ईबीआई क्या है और ईपीएस क्या है, ईपीएस का ईपीएस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसमें यहाँ पे इन्होंने सम के अंदर किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है वेरियस नंबर के लिए, तो आपको उसका ट्रेंड समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है और वो सम देखो उसमें हो क्या है कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे समझाते हैं। इन्होंने बोला कि आप अज्यूम कर लो फॉर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 1 लाख रुपीज का, ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख है, मतलब आइदर इट कैन बी कंप्लीटली इक्विटी और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, वो वेरी करेगा वैसे। इक्विटी कैपिटल मतलब एक शेयर 100 रुपए का माना गया, और अगर डेट रेज करते हो तो उसमें जो ब्याज लगेगा 10% पर आएगा। अब इन्होंने बोला कि हम अलग अलग केसेस लेंगे हाइपोथेसिस कर रहे हैं बोलते हैं ना random कर रहे हैं। तो बोला हम अलग अलग केसेस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी से बनाया, तो एक बार हमने कंप्लीट इक्विटी। सेकंड केस में हम क्या करेंगे रेशियो कर देंगे डेट इक्विटी का, पूरा इक्विटी 75 मानेंगे और डेट कितना मानेंगे 25, तो भाई 75,000 के इक्विटी शेयर और 25,000 हम डेट लेके आएंगे, जैसे डेट लेके आएंगे उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू। थर्ड सिनारियो में 50-50 कर देंगे, फोर्थ सिनारियो में रिवर्स कर देंगे इक्विटी 75 डेट। अब ये सारी चीजों का असर ईबीआई और ईपीएस में क्या पड़ेगा वो एनालिसिस करना है, ये बात यहाँ पे शुरू हो रही है। अब नीचे उन्होंने ऐसे बता दिया कि मतलब हमने ईपीएस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए कुछ ईबीआई की अज्यूम कर दिया। ईबीआई को देना ही पड़ेगा ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस आपने कितना कमाया उसी से पता चलेगा कि आपका ईपीएस क्या बन रहा है। तो बड़ा एक काम करते हैं ना हम कुछ नंबर्स अज्यूम करते हैं। फर्स्ट केस में ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ईबीआई की हमने कमाया है, वो है 5,000, 5,000 ईबीआई की हमने अज्यूम कर लिया। और जो चार केसेस आपने देखे उसमें इक्विटी और डेट का रेशियो मुझे बोला 100 और 0, फिर बोला 75-50, फिर बोला 50 और लास्ट में बोला 25। ये सारे केसेस में अगर हम 5,000 के ईबीआईटी का कैलकुलेशन करना शुरू करें तो ईपीएस निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, वो कैलकुलेशन करते हैं ईपीएस कैसे निकलेगा देखते हैं। पहला ये वाला केस assuming ईबीआईटी is 5,000 रुपीज, तो अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 5,000 डेट 0 कॉस्ट हो जाएगा जी, तो जो आपका टैक्स पे करना है टैक्स का रेट हमने अज्यूम किया हुआ 40, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, ठीक है ना। अच्छा ये किसमें बढ़ेगा शेयर होल्डर्स में बढ़ेगा, तो अगर आपको ईपीएस चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, तो देखो 1 लाख रुपए की कैपिटल वैल्यू, पूरी 1 लाख की कैपिटल इक्विटी है और एक शेयर 100 रुपए का, तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 कितने शेयर होंगे, 1,000 शेयर होंगे। तो ये जो अमाउंट है ना इसे और शेयर भी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास 3,000 थे और 1,000 शेयर होल्डर, एक शेयर में कितना रुपए कमाए 3 रुपए। अब ये कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशन के लिए जो इम्पैक्ट आएगा तो वो इम्पैक्ट देखना है 1/2 में क्या होगा जहाँ पे ये रेशियो। अब देखो ईबीआईटी तो 5,000 इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगेगा, इस केस में जो लगेगा कितना इंटरेस्ट कॉस्ट है 10%, तो 2500 रुपये हो गए 25,000 के 10%, 2,500 तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट चला जाएगा, बचा क्या ये हो गया ईबीटी, इसमें से टैक्स करना 40% कितना होगा 50 नंबर ऑफ शेयर 1,000 कम हो गया शेयर 7%, ईपीएस कितना आगे 2 रुपए, समझ आए कैलकुलेशन चेंज हो सेम चीज इस सिनारियो में 5,000 का ईबीआई ब्याज कितना है
5,000 50,000 आपने डेट लिया 10% के रेट से 5,000 अर्निंग पर शेयर पर इक्विटी जीरो। नहीं 75,000 का डेट हो लॉस होता है ऐसे इन्होंने फिर क्या किया डेटा निकालने के लिए अगली बार ये चेंज कर दी दूसरे सिनारियो में बोला कि ये काम करो 5,000 से बढ़ा के 7,500 कर दो तो भी उसमें भी कुछ ऐसे ईपीएस आई फिर उसके बाद बोला और ईपीएस बढ़ा के 12,500 कर दो 15,000 कर दो और चारों केस में आप ईपीएस ले अब हमें समझ नहीं थी सारे अब इतने सारे केस गिने के बाद पता चल गया हम ये देखेंगे कि ये सब गिनने के बाद समरी क्या निकली आउटकम क्या है वो फिर कुछ एनालिसिस करते हैं तो आउटकम का टेबल यहाँ पे पेज 597 पे जाते हैं ये जो टेबल है ये है इसका आउटकम एनालिसिस करने के बाद फाइनली क्या है इससे कुछ आपको समझ में आएगा कि ये चीजें किस तरफ जा रही है वो डेट लेवल में तो बताइए क्या रेशियो था ईपीआई 5,000 7,500 10,000 15,000 ईपीआई बढ़ाते हैं जैसे जैसे ईपीआई बढ़ाते जा रहे हैं आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है ईपीएस पे क्या असर पड़ रहा है ईबीआई की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर बढ़ता है कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती है तो आपको दिख रहा होगा कि ईपीएस बढ़ रहा है इंक्रीजिंग हो गया अच्छा साथ साथ डेट लेवल बढ़ रहा है इसका क्या इम्पैक्ट देखो डेट लेवल जैसे ही बढ़ता है डाउनफॉल आता है लेकिन उसमें भी अगर ईबीआई बढ़ता जा रहा है तो फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पर शेयर इनकम आपकी बढ़ने वाली है लेकिन इतना जितना डेट लेवल बढ़ाते जाओगे उतना उतना डाउनफॉल आपके यहाँ पे समझ आ रही बात तो ये ट्रेंड इंक्रीजिंग भी रहने वाला है लेकिन ये ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा तो इसलिए क्या समझ में आ रहा है कि डेट अगर लेना भी है तो एक लेवल ठीक है ये जो है कि अनलिमिटेड लेवल का हम डेट लेते जाएंगे तो वो सारी अर्निंग्स किसकी खा जाएगी शेयर होल्डर्स क्योंकि सारा पैसा तो ब्याज में शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचे तो ऑब्वियसली आपको इस एनालिसिस से समझ में आएगा कि अगर हमें अर्निंग पर शेयर बढ़ाते रहें तो हमें ईडीआईटी को बढ़ाते रहना ये इस तरह अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर बढ़ता जाएगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जाएगा और डेट का जो रेशियो है वो आपको कंट्रोल करना है एक लिमिट से आगे चले जाओगे तो आप लॉस वाली सिचुएशन आएगी तो उधर इन्वेस्टर्स को कुछ मिलेगा नहीं। या तो नुकसान होगा या जीरो होगा या ये डेटा समझ क्लियर हुआ समझ आया इसका आउटकम जो है वो इन्होंने आपके कंक्लूजन में यही किया है कि भाई डेट का क्या करें डेट ले या ना ले ईपीएस बढ़ाना है ईपीएस इंक्रीज करना है तो एक बात तो समझ आ रही है कि ईपीआई बढ़ाना है कमाई बढ़ानी है अब अगर बढ़ती कमाई है और आप उसमें उधार लिए जा रहे हैं टेंशन नहीं तो आपका एनालिसिस यहाँ पे ये बोलेगा कि अगर आपकी कमाई बढ़ रही है अर्निंग्स आ रही है तो उधार के पैसों से बिजनेस करने में कोई डर नहीं है क्योंकि वो कमाई ग्रो कर रही है अगर डेट लेते भी जा रहे हैं तो उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन दे देंगे तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा तो बढ़ते हुए डेट के साथ भी अगर ईडीआई बढ़ रहा है तो डेट बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हुआ है लेकिन अगर आप उसमें कमाई बढ़ाते जाओगे तो अर्निंग पर शेयर देखिए इंक्रीमेंट हर केस में क्या होती है इंटरेस्ट होगा पाना कमाई पर शेयर बढ़ रही है अगर आपका ईबीआई बढ़ रहा है तो ये ना वो चीज और साथ साथ में चल रहा है कि अगर डेट बढ़ाते जाओगे तो पर शेयर इनकम रिड्यूस होती जाएगी बट अगर उसी डेट को यूज करके ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाते जाओगे तो वापस पर शेयर इनकम बढ़ती भी जाएगी
तो तराजू वाला चल रहा है, सीसॉ चल रहा है, कभी ये कभी वो। तो आपको एनालिसिस जो है वो अपनी सिचुएशन में नंबर्स के बेसिस पे करना है, एंड दिस शुड नॉट बी एन इमोशनल डिसीजन। ये नंबर का डिसीजन होना चाहिए। बिजनेस में अगर इमोशन में अलग है नहीं आना तो कुछ भी करके चलाइए, अपने आप को भी जो नंबर बोल रहे हैं वो सही है। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो सारा बिगड़ जाए। बट ये है कि हाँ डेट बढ़ा रहे हो, बढ़ती कमाई में डेट बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाई कॉन्स्टेंट या घट रही है और आप डेट बढ़ा रहे हो तो फंस जाओ। तो ये सोल्यूशन इन्होंने दिया कि जिसका ईबीआईटी ग्रो कर रहा है या जिसके पास ईबीआईटी को ग्रो करने की पोटेंशियल है, वो डेट का रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट आ रही है, डाउनफॉल आ गया ना, तो तुरंत डेट हटा के इक्विटी पे स्विच कर दो। तो या तो इक्विटी और रेज कर दो, उससे डेट रिपे कर दो, इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन जो है वो खत्म कर दो। तो बढ़ती कमाई में ब्याज का खर्चा सिर पे नहीं लगता है, लेकिन कमाई जैसे ही घटती है ना, तो ब्याज का खर्चा आपको टेंशन दे देता है कि आप कैसे भरेंगे। और ये होता है ना, आपने बिजनेस सेटअप किया, उधार ले लिया बैंक से, लोन वोन लेके इंटरेस्ट भर रहे, बट उस बिजनेस से बहुत अच्छा फंड फ्लो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ले भाई ब्याज ले जा, मैं तो बचा रहा हूँ पैसे कमा तो रहा हूँ। लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो जाए तो इंटरेस्ट बहुत फिक्स है, फिर टेंशन हो जाती है यार, अगले ईएमआई कैसे भरेंगे, इस महीने में कुछ कमाया नहीं, अब जा रहा है जेब से। और यही अगर ट्रेंड रहने वाला है फिर उधार चुकाना पड़ेगा। कुछ भी बेचो करो लेकिन ब्याज का चक्कर खत्म करो। तो यही सेम एनालिसिस यहाँ पे भी आप चलो आगे बढ़िए। तो देखो जो कंसेप्ट वाली बात है ना, यहाँ पे लिखी है, आप ठीक कर दो। ये ये है आपका कंसेप्ट। और अच्छे टॉपिक फोकस कंसेप्ट पे ही रहेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा। सही है, कोई समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, तो जो मैं लैंग्वेज में बहुत देखने की जा रहा हूँ, मीनिंग के लेवल पे रखते हैं। ये एक बड़ा फेमस बन है, डॉक्टर ये इस करने के लिए कि कोई भी कंपनी के लेवल पे ऐसा नहीं, बाकी हम लोग प्रॉफिट नहीं हम इन्वेस्ट करें। और जितना तुम लोग फ्लैट दिखा रहे हो, आप बैलेंस शीट भी दिखाओ, 5 साल बैठ रहे 4 महीने में कि खाली बोर्ड वाला प्रॉफिट है, बाकी सारे नुकसान है। और वो बेचारा छोटा मोटा इन्वेस्टर वो पिच करने आता है, ऐसे बात कर रही होते हैं जैसे पता नहीं कितने 100 करोड़ का प्रॉफिट बना दिया। दूसरे के बीच में प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, उसमें इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है, तो अपने इन्वेस्टर को क्या दिखाते हो? लॉस ही दिखाते हो ना, क्योंकि पैसा लेके आ रहे हो तो अगर उसका पोटेंशियल है तो इन्वेस्ट करो, खुद लॉस करा रहे हो तो उसका इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? इन्वेस्ट की होती है उसमें टर्म बहुत यूज होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ये जो पैरामीटर है ना, ये क्लियरली ये शो करते हैं कि आपकी कमाई कितनी है। और बाकी सारे फालतू फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला पार्ट। इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, वो सारा आपका ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस चलाने का खर्चा। और इंटरेस्ट जो है ना, वो ब्याज का खर्चा, वो फाइनेंस लाने का खर्चा है। तो बोला कि फाइनेंस लाने का खर्चा, सरकार का टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम हमने कितनी कमाई, दैट इज कॉल्ड एबिटा या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन। उसी देश में इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन की सवाल लिखी is used to analyze the company's operating profit before non-operating expenses such as interest, the non-core non-cash charges such as rent। तो ये सब खर्चे तो लगने ही लगते हैं, बट उससे पहले कमा के क्या है, बिजनेस ऑपरेशन से क्या कमा है पहले वो तो पता करो। वो अमाउंट आएगा ना, उसमें से फिर इंटरेस्ट कॉस्ट चुका देंगे, सरकार का टैक्स कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस का अमोर्टाइजेशन कर देंगे, बाद में नेट क्या बचेगा वो तो बात की बात है। बट कमा के क्या है मैंने वो, that parameter is called EBITDA या earning before interest and depreciation। अब ये ऑपरेशंस में कितने अच्छे हैं कितने बुरे, तो इसलिए वो लोग ना नेट प्रॉफिट में बात नहीं करते, तो ये नहीं बोलते पैट कितना है, ईपीएस कितना है, बोलते एबिटा कितना है। सीधा वो लोग बात ही करो कि आप डेप्रिसिएशन प्लस माइनस हो सकता है, टैक्स अपनी जगह है, फाइनेंस कॉस्ट सबका अलग हो सकता है, बट बिजनेस ऑपरेशन आपके कितने इफेक्टिव है तो ये पैरामीटर अपने आप शो करते हैं। इसी बेसिस पे ज्यादा बात होती है। अब
अभी वो पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा था उसके थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फॉर लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज को सिंपल दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, इट इज द पैरामीटर और डिग्री ऑफ रिस्क। लेवरेज का मतलब है सिंपल टर्म्स। अब थियरी में काफी कुछ दे रखा है, घुमा फिरा के भी दे रखा है, लेकिन अपने उसको करेंगे सिंपलीफाई। इनकी थियरी में लैंग्वेज वाइज इन्होंने कोशिश पूरी की है समझाने की, लेकिन और इसको सिंपलीफाई कर सकते थे, थोड़ा घुमा भी दिए, ट्राई करेंगे उसको बेटर कर सकते। आपके लिए अल्टीमेटली वो चीज सिंपल हो जानी चाहिए वैसे। तो लेवरेज का सिंपल मतलब ये है, जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उनका यूज करके आप अपनी कमाई कितनी बढ़ा सकते हैं। बोला इसका क्या मतलब है, थोड़ा इजी कर। लेवरेज जो टर्म, उसको सिंपल वे में रिस्क से एसोसिएट किया, उससे ना ऐसा होगा, दो टाइप के, एक बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज और एक बोलेंगे financial। बोला ये है जैसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज को आइडिया। ऑपरेटिंग लेवरेज में ऐसा होता है, जो भी आपके फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है उसमें? जैसे rent, ये सारी चीजें। अब देखो स्टाफ को सैलरी पे रखा है, एम्प्लॉय किया हुआ है, अब सैलरी तो फिक्स देनी पड़ेगी, किसी की 20,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख सैलरी तो दे रहे हो। अब ये खर्चा तो फिक्स है। अच्छा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपने कोई उधार नहीं लिया, सैलरी देनी है, वो आपने कमिटमेंट दे दिया है कि भाई मैं महीने की आपको 25,000 रुपये सैलरी दूंगा। अब मैं आपका आपसे कितना काम ले सकता हूँ और वो सैलरी को कितना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में। फिर आपको तो अपनी सैलरी से मतलब है, आपको बोला सर हम आएंगे, पूरे महीने की 25,000 सैलरी चाहिए, अब इसमें 10 घंटे काम करेंगे। अब वो 10 घंटे में आपको क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है, कितना उसका बेस्ट आउटकम निकालना है, वो तो आपका है ना, दिमाग आपको चलाना है। हम तो जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, इसलिए हम फिक्स सैलरी ले लेते हैं। अब ये खर्चा मेरा फिक्स हो चुका है, अब इसको यूज करके मैं आप में से कितना बेस्ट आउटकम निकाल सकता हूँ, जो मेरी बुक्स में प्रॉफिट्स में, सेल्स में, रेवेन्यू में दिखे, उतना मुझे फायदा मिलेगा। तो लेवरेज का मतलब ये है कि जो भी मेरा खर्चा लग चुका है, मैं उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ। ये वैसा है ना कि जितना आपके रिसोर्सेज है उनको पूरा वसूल लो, पूरा निचोड़ लो, और उसमें से कितना आप जनरेट कर सकते हो, दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में ये सारी चीजें, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इस टाइप के एक्सपेंसिव जो आपके लग चुके हैं, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन इसलिए प्रीमाइसिस है। अब ये प्रीमाइसिस का मैं अमाउंट पे करता हूँ, मंथली सपोज 30,000 पे करता हूँ। अब मैंने इस प्रीमाइसिस का 30,000 पे करने का कमिटमेंट कर दिया, फिक्स हो गया। अब वो मेरे हाथ में है कि मैं इसका कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ। अब एक प्रीमाइसिस 24 घंटे के लिए लेके मैं चाहूँ तो उसको 2 घंटा यूज करूँ या 20 घंटे यूज करूँ, एक रूम यूज करूँ, 5 रूम यूज करूँ, ओनर को तो फर्क पड़ता नहीं। अब मैं क्या ट्राई करूंगा कि यार मेरे पास 4 क्लासरूम है, तो सारे क्लासरूम यूटिलाइज होने चाहिए, जिनमें कम से कम 10-10, 12-12 घंटे। तो जितने लेक्चर्स में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं और भी चीजें एड ऑन करने की ट्राई करूंगा, या 2 रूम खाली पड़े क्या करना, चल और कोई कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ बैचेस डबल कर देते हैं और टीम बढ़ा देते हैं, तो मेरी जगह का पैसा तो वसूल होगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेवरेज, इस चीज को मैक्सिमाइज करके अपना रेवेन्यू जो बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो दिस इज वन कंडीशन, इसको हम बोलते हैं फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पूरा फायदा लेके अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड फाइनेंशियल लेवरेज है, उसमें मैंने ऐसा बोला कि आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में आपके डेट्स, पैसे उधार लेके आती है बैंक से, लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए, डिपॉजिट इशू कर दिए, डेट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर ये सब इशू कर दिए। अब इनको रिटर्न किस तरीके से पे करना होता है, फिक्स या वेरिएबल? फिक्स, जिसने भी पैसा उधार लिया है रेट के फॉर्म में, वो क्या होगा, ये मुझे तो ना ब्याज देगी, मैंने पैसा दे दिया, बोले बिजनेस हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ, आप लोग सर हमें क्या मतलब, अपने पैसा दिया, आप कैसे यूज करना है वो तो आपने सोचा होगा ना। तो हुआ भी ठीक है, मुझे आपको फिक्स इंटरेस्ट देना है और आपके पैसे मेरे पास पड़े, अब उन पैसों का मैं कितना अच्छा यूटिलाइजेशन करता हूँ, वो मेरे स्किल पर डिपेंड है। आपने मुझे 10 लाख रुपये उधार दिया, अब वो 10 लाख का मैं 1 करोड़ बनाता हूँ,
या 10 लाख का 15 लाख बना, आपका कौन नहीं है, आपको 10 लाख का फिक्स ब्याज चाहिए तो चाहिए। अब मैं उस रिस्क में लग जाऊंगा कि यार इनके पैसे नहीं है, मैंने यूटिलाइज करने, रिटर्न देना है। अच्छा, उनको रिटर्न देना है, मुझे भी तो कुछ कमाना है, फिर आपका ब्याज बढ़ने के लिए थोड़ी ना काम करना है। तो आई ट्राई टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट विच कैन बी गेन्ड आउट ऑफ दैट 10 लाख। तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से मिला कि सर 10 लाख रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, उसको मैं कितना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपना रिटर्न बनाने के लिए, दैट इज लिवरेज। ठीक है, अब लिवरेज में रिस्क फैक्टर है अपने, क्योंकि जो पैसा मैंने आपसे लिया वो उधार है, वापस भी तो करना है, नुकसान भी हो सकता है, नहीं लौटा पाया तो कुछ गिरवी रखा होगा वो चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा कि लिवरेज का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज वॉट एवर अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग, बट एक रिस्क एलिमेंट हमेशा साइड बाई साइड चलता है, ये बात। तो दोनों पॉइंट्स को डिफरेंस क्या है वो भी समझ आएगा साथ में। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करता है, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता, इसमें डेट नहीं आता, इसमें इस टाइप के सैलरी वैलरी के खर्चे, रेंट के खर्चे, जो ऑपरेटिंग में आपको खर्च करने ही है, लेकिन फिक्स नेचर के खर्चे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 20 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ या 200, रेंट पे क्या असर पड़ता है उसका, फिक्स है ना। ओनर यहाँ देखता है कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, 50 बच्चे थे, 200 हो गए, बोला 4 रूम रेंट देना पड़ेगा। अरे भाई आप थोड़ी ना पार्टनरशिप में हो मेरे साथ, जगह किराए पे दे दी ना, स्क्वायर फुट के हिसाब से भाड़ा ले लिया ना। अब मैं 200 बच्चे पढ़ाऊँ तो 20 पढ़ाऊँ, आप अपने रेंट से मतलब रखो, बट उस रेंट को मैं जितना वसूलने की कोशिश करूंगा तो मैं जितना ज्यादा यहाँ से कमा सकूँ आज से। अब मेरे पास उतनी कैपेसिटी है, आई कैन अकोमोडेट 200 स्टूडेंट्स सपोज, बट मैं 50 पढ़ा रहा हूँ और जगह है, टाइम भी है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, नहीं करती है। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली उसका बेस्ट यूज करना चाहिए, मैंने नहीं किया, तो वो लेवरेज जो एक बेनिफिट मिला ना, उसका फायदा नहीं होता, ये वैसी बात। तो आप जितना बेनिफिट ले सकते हो लेबर, तो ये एक पॉइंट है, लेवरेज का जो एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको थियोरेटिकली अपन ने कंसेप्चुअली देखा, फॉर्मूला वाइज भी इसकी बात करेंगे, उन्होंने फॉर्मूला वाइज भी चीजें दे रखी है। मैं थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ उसके रिगार्डिंग आपको कुछ लिखवा भी दूँ, थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज मॉड्यूल में नहीं है तो आपको लिखनी पड़ेगी उसे, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर चीज लिखवा रहा हूँ लिख दो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से कुछ करो, ठीक है, समझ में आता है ये चीज। देखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी, सब पॉइंट्स पर हम कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो डिलीवरीज की बात हो रही है उसमें हम ये वाला जो पूरा फैक्टर कंसीडर करते हैं, ये क्वेश्चन, दिस इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा वसूलने की कोशिश करते हैं, और पूरा फायदा ये लीवरेज लेने की कोशिश करते हैं, तो ये अपना ऑपरेटिंग पैसा होगा। और ये जो चीज है ना, फिक्स कॉस्ट जो पैसा उधार लेके आए हैं उस पर फिक्स इंटरेस्ट देना ही है, उसका जब हम मैक्सिमम बेनिफिट देने की बात करते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड फाइनेंशियल, ये बोला। और ये टोटल अगर हम कंसिडर करें इसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज।
ये चीजें भी आपके टॉपिक में आपको बहुत काम आएगी, इसमें मैं एक बार एक फॉर्मेटिव फॉर्म में लिखवा दूँ। ये अगर आप लिखने जाओ उसको समझ सकते हैं कैसे note करते हैं। Preference dividend, वो माइनस इसलिए किया बिकॉज जब हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स पैसा उधार लेके आए, तो इसमें ना दो पार्ट है, एक पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है और एक है रेफरेंस रेट। ये लोग इंटरेस्ट मांगते हैं, ये लोग डिविडेंड मांगते हैं, लेकिन इनका डिविडेंड का जो नेचर है वो फिक्स, इसमें वो भी यहाँ पे यूनिट कोई पीएटी जो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो अगर कंपनी में प्रेजेंस वाले हैं उनको भी तो पहले डिविडेंड मिलता है, फिर जो बचता है वो इक्विटी वाले तो फिर वाले ऊपर ये वो काम है तो आपको बताओ। दिस पार्ट ऑफ द कैश फ्लो relates to operating leverage, maximizing the opportunities which are available at the leverage। स्टॉक मार्केट में तो बोलते हैं मार्जिन फैसिलिटी, लेवरेज फैसिलिटी, उसमें ऐसा होता है कि आपको इंट्राडे करना है, तो जो आपका ट्रेडर है, जो ब्रोकर है, वो आपको लेवरेज देता है कि बोले कम पैसों में ज्यादा इंट्राडे कर सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप 10 लाख के शेयर खरीद रहे हो, बट आपको मार्जिन के फॉर्म में 2-3 लाख ही देते हैं, वो आपको बाकी का फंडिंग दे देते हैं, आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे बाकी नहीं, इस टाइप की सिस्टम होता है। बड़ी कुछ समझना है। ये और पर शेयर नहीं, टोटल बेसिस ईपीएस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अगर आपको यहाँ पे पर शेयर निकालना है तो यहाँ से तो फिर आ जाएगा ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ऐसा बोलते हैं एग्जैक्टली ईपीएस ही बोलेगा क्योंकि टोटल वैल्यू जिसको पर शेयर बनाना चाहते हैं तो आपको लास्ट में यूज करके लिखा। चलो तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा पार्ट कंसीडर होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है वो हमने देख लिया। अब एक एक पैरामीटर है, एक थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज ये यूज कर रहे हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग फॉर्मूला वाइज बात करें तो ऐसा बोलो कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी जो खर्चा फिक्स होता है उसको यूज करके आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे अपने सेल्स को, अपने रेवेन्यू। अब अगर आप ऐसा करते हो तो फॉर्मूला में जब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अगर आपके सेल्स में 1% इंक्रीमेंट आता है, 1% सेल बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ईबीआईटी पे क्या होता है, चेंज इन ईबीआईटी।
दैट इज कंसिडरिंग ऑपरेटिंग लेवरेज और दैट इज फाइंडिंग आउट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपको निकालना है कि 1% सेल बढ़ी तो उससे आपकी ईबीआईटी में कितना फर्क है, तो उस चीज को अपने बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये फॉर्मूला के टर्म्स में अभी जो आपने कैश को देखा होगा ये बात है वेरिएबल कॉस्ट बाउंड्री फिक्स्ड कॉस्ट फिर जो है ईबीआईटी, मैंने इसी चीज को हाईलाइट करा है। अब बोलते हैं कि 1% सेल में अगर हुआ तो इस पे क्या असर है, आपको 1% सेल बढ़ने से ईबीआईटी 1.5% बढ़ा तो ये फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। 1 रुपए का सेल बढ़ा लेकिन ईबीआईटी में 1.5 रुपए का फर्क है, पता चला, तो ये आपके लिए फेवरेबल था। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव साइड है। और ये अगर 1 रुपया सेल बढ़ाने से ईबीआईटी में 80 पैसे का फर्क है तो कहीं ना कहीं उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना आपने सेल बढ़ा। तो पॉजिटिव साइड पे ना करके मॉडरेट हो गया, वो उतना पॉजिटिव नहीं हुआ वैसे। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उसका इम्पैक्ट कितना परसेंट चेंज ईबीआईटी में आता है, तो इसका कंपैरिजन करते हैं, बट कंपैरिजन तो उससे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है। 1 रुपए की कमाई बढ़ा दो या 1 रुपए की सेल बढ़ा दो, अगर 2 रुपए की कमाई बढ़ा तो ये ऐसी बात है। ऐसा कैसे होगा? 1 रुपए की सेल बढ़ा के 1.5 रुपए का ईबीआईटी कितनी बढ़ सकती है, बाकी का 50 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट वाले को। अगर इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस फिक्स करते हैं तो आपको बात समझ आएगी। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू फिक्स कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, सब कनेक्टेड। हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू फिक्स कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या बात होती है, तो हर यूनिट के साथ बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगा नहीं। तो हम जब सामान बेचना शुरू करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आंसर में बढ़ता रहेगा, जितना सामान बनेगा जितना बिकेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट पे इसके बराबर हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे इसके बराबर हो जाएगा वहां आ जाएगा ब्रेक इवन। अब जब उससे आगे का सामान बेचो मार्जिन से, जब वो सामान बेचोगे तो उसमें फिक्स कॉम्पोनेंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो चुका है। अब सिर्फ वेरिएबल लग रहा है, उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, अब सिर्फ वेरिएबल वाले लग रहा है। तो अब जो आपकी कमाई या जो बचत शुरू होगी ना बढ़नी शुरू होगी। तो आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जहां पे 1% सेल्स बढ़ने से ईबीआईटी 1% से ज्यादा बढ़े, क्योंकि जैसे ही आप 1% सेल आपने बढ़ाया आपका ये वेरिएबल कॉस्ट भी 1% बढ़ा, बट ये नहीं बढ़ा, ये वही का वही रहा, वहां मार्जिन मिलना शुरू हुआ। तो बोले सर प्रैक्टिकली कैसे हो सकते हैं, 1% सेल बढ़ेगा तो ईबीआईटी 2% कैसे बढ़ सकता है? वो इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि ब्रेक इवन आ चुका है। तो अप टू ब्रेक इवन तो शायद उल्टा जाएगा, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद गाड़ी बढ़ेगी। बात समझे, ठीक है ये। तो ये फॉर्मूला तो इतना ही मतलब कुछ नई बात नहीं है, बट कंसेप्ट में आप बोलेंगे तो ये पॉसिबिलिटी, ये जो आंसर है ना, तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है 2.5 2.1 1.3, दैट मींस कि 1% सेल्स बढ़ा तो ईबीआईटी 1.5% बढ़ा 2% बढ़ा। तब आपके माइंड में क्वेश्चन है ये कैसे हो रहा है, 1 रुपए का सेल ज्यादा करता हूँ तो ईबीआईटी कैसे 1 रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है? वो उस वजह से ये फिक्स कॉम्पोनेंट है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली साइड का बनाना चाहिए। फाइनेंस तो पूरा एक ही सब्जेक्ट है, गणित तो हर जगह बनेगा। थियरी में आपको मॉड्यूल में ये सब चीजें लिखी दी है, आप उसको पढ़ भी सकते हो समझ सकते हो। दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं चीजों को, वो पेज 599 का देखना ये ऑपरेटिंग लीवरेज को उन्होंने कैसे समझाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वो भी उसका एक फॉर्मूला होता है वैसे। मैं ज्यादा फॉर्मूला में नहीं यूज करूंगा, डायरेक्टली अपने सामने चलते हैं कैलकुलेशन करना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट पर ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये फॉर्मूला आपने दिया हुआ है टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज।
इसी का यूज अपन अभी रजिस्ट्रेशन में करेंगे, एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। इलस्ट्रेशन नंबर है भाई, यहाँ पे दो कंपनी की बात की है। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन the degree of operating leverage, which company has the greater amount of business risk and why। वैसा तो पहले ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं, एनालिसिस को बाद में करेंगे। पहले बात करेंगे कंपनी ए। अब इसमें हमको सेल्स का डेटा दिया गया है और सेल्स कितना 25 लाख रुपए। अब हमें लेवरेज की फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। इसके रिगार्डिंग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ बोला है 50%, 50% साढ़े 12% बाकी का साढ़े, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन। आगे एक बार कंप्लीट। अब हमें ईबीआई का तो क्या करें, इसमें से पहले फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 50। ये हो गया ईबीआई। और इससे पहले भी जानने की जरूरत है, ईबीआई आपको लिख चुका है। अब ये आ गया तो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज को कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई, आपको कंट्रीब्यूशन में लिखना है और ईबीआई टी है मार्क्स रेशियो मीटिंग करो कितना आ रहा है 2.5। दिस इज अ कंपैरिजन, इट इज अ रेशियो कि भाई ईबीआई कितना है और 5 और सामने कंट्रीब्यूशन उसके सामने कितना आ रहा है 12.5, उसके जो कंपैरिजन करते हैं दिस गिव्स अस ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये एक कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल कर हम कुछ मिलेगा नहीं, कंपैरिजन के लिए डेटा ही ऐसा। इसमें आपको कंपनी बी जो है ना उसका भी ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। डेटा तो आपको दिया हुआ है फटाफट लिख लो। सेल्स 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट बता दो 25%। तो इसमें से फिक्स कॉस्ट कितना बोलेगा, ईआईटी हो गया। अब इसमें से ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है और ये दिया। अब होगा कंपेरिजन, आपको पर्पस समझेगा क्यों लिया क्या मिला इससे। 2.5 ईयर्स होगा जब कंपनी ए और बी कंपेयर कर रहे हैं, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है। लेवरेज का मैंने दूसरा मीनिंग आपको बताया रिस्क। तो दोनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा है, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है। ये 3 है और 2.5 है, तो दिस इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू दिस। द पॉइंट ये है उसको दूसरे से समझ, मुझे अगर 12.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अचीव करना है टू ब्रेक इवन, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 5 लाख। तो मैं इतने ईबीआईटी से टाइम कंट्रीब्यूशन कवर अप कर सकता हूँ। रेशियो नहीं निकालते फाइनेंशियल रेशियो की, वैसा होगा 5 लाख की ईबीआईटी से मुझे 12.5 लाख का कंट्रीब्यूशन कवर करना हो, लेकिन उसका 2.5 में 2.5 टाइम्स। बट यहाँ पे मेरा ईबीआईटी है 7.5 लाख और मुझे कवर कितना करना है 3 टाइम्स कवर करना है। अच्छा यहाँ मुझे मेरी ईबीआईटी का 2.5 गुना कवर करना है टू रीच द ब्रेक इवन, और यहाँ मुझे मेरी ईबीआईटी का 3 गुना कवर करना है टू रीच द ब्रेक इवन। एफर्ट किसमें ज्यादा लगेगा, बी वाले। रिस्क किसमें ज्यादा है, बी वाला, क्योंकि यहाँ 2.5 गुना में मैं पहुंच जाऊंगा या 3 गुना जाना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन अचीव करने के लिए मेरे पास जो ईबीआईटी अवेलेबल है उसका 3 गुना मुझे लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ब्रेक इवन है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसे 3 साल लगते हैं, एक एक साल का ईबीआईटी करूंगा, इसमें 2.5 साल में रिकवरी हो जाएगी। तो ये कम रिस्की है एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो आप फाइंड कर रहे हो वो आपको रिस्क पैरामीटर, और जितना ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है उतना leverage high है। तो अगर आप लेस रिस्क लेके बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों में से ये कंपनी बेटर। और ज्यादा रिस्क लेने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो कंपनी ये वैसे एब्सोल्यूट नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। या एबीआईटी 7.5 लाख रुपए मिल रहा है, या एबीआईटी 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो 5 लाख में रिस्क कम, 7.5 लाख में रिस्क भी ज्यादा है। अब आपका कौन, आप रिस्क लेने में मानते हो, मुझे तो यार बड़ा पैसा कमाना है, रिस्क लेने देखिए। चलो आपको लगता है काम करेंगे, रिस्क ले लेना है, थोड़ा प्रॉफिट हाथ में पैसा कमाएगा, सेफर वाला।
अब कुछ एनालिसिस से समझ आता है तो करके आते हैं। तो ये ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ना थोड़ा हवा में चलता है, क्या बोल रहे हैं लिवरेज क्या होता है पता ही नहीं चला। बट एंड तक आते आते आपको स्टोरी समझ आएगी कमी क्यों है। तो इसमें ब्रेक इवन की बात भी होगी, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन की बात भी होगी, लिवरेज की बात भी। अब स्टोरी समझ लीजिए। ठीक, देखिए इन्होंने कंक्लूजन तो लिखा ही है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो एक पार्ट ऑपरेटिंग लिवरेज में अभी जितना समझना चाहिए था वो हमने देखा। वैसे ही दूसरा पार्ट जो है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। उसमें अब क्या फॉर्मूला तो किसी का आपको जल्दी समझ आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और उनका कॉम्बिनेशन। अभी फाइनेंशियल बता दूंगा तो उससे आपका काम पैकअप हो जाएगा, बाकी डेप्थ में नहीं, फॉर्मूला बेसिस पे तो देखिए। चलो देखिए, 5 मिनट लगी बता रहा हूँ, और डिटेल में नहीं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना आपका फाइनेंशियल लिवरेज, उसका मीनिंग हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो आप रेज करते हैं, डेट के फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फॉर्म में, जिनको आप फिक्स ब्याज या फिक्स डिविडेंड देते हो, उन पैसों को आप मैक्सिमाइज करके कितना उसकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हो या कितना उससे अपनी कमाई बढ़ा सकते हो, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसको फॉर्मूला के टर्म्स में बात करें तो ये ऐसे देखिएगा, जैसे देखिएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लिखा, ऐसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज देखेंगे। सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईवीआई। अगर आप ईवीआई में 1% चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके शेयर होल्डर्स के ईपीएस में कितना होगा, ये फॉर्मूला है। अब वो जो कैश फ्लो स्टार्टिंग में लिखा है वही बात यहाँ से करनी है, सेल्स कॉस्ट ऑन फिक्स कॉस्ट ईडीआईटी, ठीक है, माइनस ईबीटी माइनस टैक्सेस प्लस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस के बारे में। अब देखो ऑपरेटिंग वाले ने इस पोर्शन पे फोकस किया, फाइनेंशियल वाले इस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। वहां पर हमने ये देखा कि अगर सेल्स में 1% चेंज आता है तो इस पे क्या असर होता है। अब बोला अगर इसमें 1% चेंज आता है तो इस पे क्या असर होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द कैश। ये हो गया, ये जो पैरामीटर्स कितना बढ़ेगा, तो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है कि ज्यादा, वो बात कंपेरिजन जो यहाँ पे हो रहा है कौन से पैरामीटर्स का हो रहा है, क्योंकि ईवीआईटी 1% है, वहां पे सेल्स के रेफरेंस में था कि अगर सेल में 1% चेंज हुआ तो ईवीआईटी पे क्या असर पड़ेगा, और यही अगर ईवीआईटी में 1% चेंज हुआ तो उस पर क्या असर पड़ेगा, रेफरेंस में चेंज हो गया। तो इस पोर्शन में जब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे सारा कंसीडर। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, अब ईवीआईटी का कंपैरिजन जब ईपीएस से हो रहा है तो हमारा सारा ध्यान इसके ऊपर, इंटरेस्ट कॉस्ट पे और इसके ऊपर रेफरेंस रेट, कि इसका क्या इम्पैक्ट ईपीएस पे पड़ा। वहां पे इम्पैक्ट किसका पड़ रहा था, फिक्स कॉस्ट, ये कब रिकवर होगी, मार्जिनल सेफ्टी कब आए, वहां से आगे बढ़। अब ऐसा नहीं कि उसको भी नहीं हो गया, ये चीज को कैसे इम्पैक्ट करें। नाउ द कंपैरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम एंड इनकम फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स, दैट इज ईबीआईटी एंड ईपीएस। बात समझ गए इसको ना। हमने फॉर्मूला देखा कंट्रीब्यूशन वाला, ये वाला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सेट दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी यहाँ पे कंपैरिजन होगा। ईबीआईटी इज before payment of interest and taxes, operating profit, and EBT is after payment of interest. After payment of interest हमारे पास कितना बचा, मतलब finance cost minus करने के बाद, और financial leverage में finance cost को तो बेस बना कैसे, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, जैसे EBIT upon
EBIT माइनस सेम बात है, बस ये है। तो आप ऐसे भी लो, ऐसे भी या डिग्री वाइज में बात करें, कंसेप्ट वाइज जैसे बात करते हैं, कैलकुलेशन वाइज जैसे बात, कंसेप्ट में कर क्या है, ईपीआईटी में थोड़ा सा चेंज, ईपीएस को कितना अफेक्ट करता है, दैट इज डिग्री ऑफ इनिशियल लिवरेज। लेकिन जब कैलकुलेशन करना होता है तो ये फॉर्मूला से ज्यादा फोकस, बिकॉज डेटा उस तरीके से दिया है। अब है ना तीसरा पार्ट कंबाइंड लिवरेज, लास्ट पार्ट। और कंबाइंड लिवरेज में क्या है, दोनों को यूज करना है। अब हम देखेंगे यहाँ से, देखिए 1% सेल में चेंज हुआ तो ईबीआईटी में क्या असर, ऑपरेटिंग लिवरेज। 1% ईबीआईटी में चेंज आया, ईपीएस पे क्या असर, फाइनेंशियल लिवरेज। 1% सेल बढ़ा, ईपीएस पे क्या असर, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लिवरेज। अगर 1% से सेल बढ़ जाती है तो ईपीएस पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता होगा, डायरेक्ट नहीं पड़ता होगा, वो भी तो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तीसरा, ये पूरा थिंग है प्रोफेस, और इसको फॉर्मूला इसलिए अपने डिफाइन कर देते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज is nothing else but operating leverage into financial leverage. Combined leverage को बोलते हैं निकलस नमस्कार, फॉर्मूला से आपको वैलिडेट करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने फॉर्मूला ऐसा देगा, क्वांटिटी अपॉन ईबीआईटी, और फाइनेंशियल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ये बचा, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड लेवरेज। और वो जो कैश फ्लो था ना, वो कैश फ्लो में ही पूरा पार्ट, सेल्स, वन कॉस्ट, क्वांटिटी, फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद ये फिर लास्ट में यहाँ से कम पीटीएस, ये बात होगी। अब देखो तो हम देख कंट्रीब्यूशन जो है तो मतलब सेल्स वाले पार्ट, सेल्स माइनस रिसीव्स कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखने का मतलब कि हम सेल की बात कर रहे हैं, और ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स लेने का मतलब शेयर होल्डर्स की कमाई की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें कंपेयर हुई गई। अब ये जो है ये प्लस करने से नहीं है, ये मल्टीप्लाई करने से है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। इसमें से ये होगा तो इसमें एंड वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी में जो होता है परमुटेशन में कोई मल्टीप्लाई करने से इससे प्लस में एंड में आप प्लस से कॉन्ट्रास्ट हो जाओ, ठीक है। इसमें से ये है, इसमें से ये है, वो एंड है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में भी तो होता है, कैपिटल पॉजिटिव में भी करते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो इस फॉर्म में से वो इसीलिए फॉर्म में 40 है, 40 में से 20% चांस है, तो 40 का 20 मतलब मल्टीप्लाई हो, तो ऐसा यहाँ पे भी वो मल्टीप्लिकेशन का रीजन वो है। तो दिस इज कंबाइंड लिवरेज, पांच मिनट ले लो। तो फॉर्मूला में सब कुछ फॉलो होता है, ये कैश फ्लो में सारी चीजें आती है, लिवरेज ऑपरेटिंग भी आ गया, फाइनेंशियल भी आ गया, टोटल भी। अब ये चीज आज पूरी खत्म नहीं होगी, मैं अभी इसको वापस से आपको फिर से सम के थ्रू रिलेट कराऊंगा। एक दो लेक्चर सम करेंगे तो बाद में इसको बात करेंगे, मतलब आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाए। बट कंसेप्ट जितना बताना तो मैं ऑलरेडी बता दिया, उसमें कोई बाकी नहीं रहता है। और लर्निंग वाला भी प्रेशर अपन से कंपेरिजन कर रहे हैं, 1% सेल्स बढ़ी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से ईबीआईटी ने कितना चेंज किया, 1% ईबीआईटी बढ़ा तो उसका शेयर होल्डर की कमाई पे कितना असर पड़ा, फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंसेस। और 1% सेल बढ़ने से अगर यहाँ तक इसका असर यहाँ तक 1% भी तो बढ़ता होगा, मतलब बिजनेस में सेल बढ़ेगी तो एक शेयर होल्डर की कमाई में तो असर नहीं होगा, नहीं होने वाला। तो जब हम टेक्निकल ऑपरेशन करें वाया नहीं, तो उसको बोलेंगे कंबाइंड लिवरेज, उसमें हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों का इफेक्ट एक साथ, ये पॉइंट। बोलो अब कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो तो ये आपको डिग्री वाले फॉर्म में मैंने बता दिया, फॉर्मूला में भी बता दिया, सारी चीजें अभी तक की एक बार कंप्लीट। अब रिमेनिंग जो चीजें बची है साउंड पर अपने कल कंटिन्यू करेंगे, एक बार इसको रिवाइज भी करा दूंगा और फिर इंटरेस्टेशन भी